हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट पढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 5 ये हिस्ट्री की वर्कशीट है। चैप्टर है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका पार्ट 5 आज हम पढ़ेंगे। ये वर्कशीट आपको 17 अप्रैल को आपको मिलेगी। इस वर्कशीट में बच्चों हमें पढ़ना है लिबरल रिपब्लिक के बारे में। हमने जो अपनी पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने रेडिकल रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था, जैकबिन क्लब के बारे में पढ़ा था और नेशनल कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। आज इस वर्कशीट में हमें लिबरल रिपब्लिक और डायरेक्टरी की शासन के बारे में पढ़ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है नेपोलियन के बारे में और नेपोलियन कोड के बारे में। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं जल्दी से और अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। The National Convention enacted a constitution and assigned the executive responsibility to the 5 members board of directors और डायरेक्टरी। यानी कि जो नेशनल कन्वेंशन था उसने अपना जो कार्यभार था, काम था, वो किसको सौंपा? वो 5 लोगों की एक कमेटी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसे डायरेक्टरी बोला जाता था, उसको अपना काम सौंप दिया। ठीक है, अब क्या हम देखते हैं कि 1795 से 1799 के बीच में डायरेक्टरी जो है वो काम कर रही है। डायरेक्टरी ने जो काम किया वो बहुत ही डिफ़िकल्ट या यह कहें कि अव्यवस्थित था। पूरा फ्रांस जो है वो अव्यवस्थित और डिफ़िकल्टीज से भरा था। दिस डायरेक्टरी रूल वॉज क्योटिक एंड फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द चीफ्स ऑफ द आर्म फोर्स, मेक ट्रीटीज और टू वेज वॉर ऑन बिहाफ ऑफ फ्रांस। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ठीक तरीके से फ्रांस को चला नहीं पा रहा था। विभिन्न तरह की जो ट्रीटीज़ थी वो फ्रांस की बिहाफ पे वो कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या डायरेक्टरी का जो शासन है वो फ्रांस को चला नहीं पा रहा था। तो हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी डायरेक्टरी को। वो क्या थी? पहले तो आप देखिए कि प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर। और जो डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे वो अयोग्य थे और भ्रष्टाचारी थे, करप्ट थे। ठीक है, और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था। देखते हैं हम कि डायरेक्टरी के शासन के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो व्यापार है, काम धंधा बंद हो गया, जो बेरोज़गारी है वो फैल चुकी थी, और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी वो भी काफ़ी हद तक वीक हो चुकी थी। तो हम मोटा मोटा बात कहें तो डायरेक्टरी के शासन के टाइम पे फ्रांस जो है पूरा डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ दौर था, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड जो है रुका पड़ा था, फॉरेन पॉलिसी रुकी पड़ी थी, वॉर की प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टरी के टाइम पर देखते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन फ्रांस में हो जाती है तो फ्रांस के लोगों को डायरेक्टरी का शासन हटाना पड़ता है और एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है जो फ्रांस को अच्छे से लीड करे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? नेपोलियन फर्स्ट ने। नेपोलियन फर्स्ट जो था उसने फ्रांस में मिलिट्री की सहायता से अपने आप को स्थापित किया और डायरेक्टरी के शासन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1799 से 1814 यानी कि मोनार्की अगेन, यानी कि मोनार्की आ जाती है दोबारा से। मोनार्की एक थी लुई 16 के टाइम पे। ठीक है, जो लुई 16 के टाइम पे जो मोनार्की थी वो मोनार्की बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने वाली थी। लेकिन जो नेपोलियन के टाइम पे जो मोनार्की की हम बात कर रहे हैं इसमें बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं। सो एक अच्छी मोनार्की कह लेंगे। हालांकि आज के डेमोक्रेसी के हिसाब से हम मोनार्की को अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन जो नेपोलियन के टाइम की जो मोनार्की थी उसने फ्रांस में बहुत से चेंजेस किए थे। अब हम बात करते हैं नेपोलियन की। In 1799, Napoleon first ended the rule of the directory and become the first council of France. ठीक है, और नेपोलियन फर्स्ट जो है वो डायरेक्टरी के शासन को ख़त्म करके वो फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना, और 1804 में उसने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद उसने वहाँ पर काफ़ी विजय हासिल की, सैन्य अभियान चलाए, और उसने फ्रांस का नक्शा यानी कि यूरोप का ही नक्शा पूरा बदल दिया। उसके बाद उसने रशिया को 1812 में जीतना चाहा, लेकिन इस समय क्या हुआ कि उसकी जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से झुलस गई। उस सर्दी में उसके बहुत सारे सैनिक जो है वो मर गए, और यहीं से नेपोलियन का जो डाउनफॉल यानी पतन जो है वो शुरू हो जाता है। 18 जून 1815 को हम देखते हैं कि नेपोलियन को पकड़ लिया जाता है और सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया जाता है, और वहाँ पर बैटल ऑफ वाटरलू होता है जिसमें ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक है वो प्रमुख रूप से होता है। उसी ने एक तरीके से फ्रांस के अगेंस्ट ये सारी जो चीज़ें की थी। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है और उसको सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया जाता है, जहाँ पर 1821 में उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर इस वर्कशीट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेपोलियन का काम वो इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं या नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। सो 1804 में नेपोलियन द्वारा लाया गया था
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है तो प्रिविलेजेस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वर डिसकंटिन्यूड बाय दिस कोड, यानी कि जो विशेषाधिकार कुछ लोगों को मिले थे इस कोड के द्वारा उन विशेषाधिकारों को उनसे छीन लिया गया। साथ ही साथ लोगों को आज़ादी दी गई, स्वतंत्रता दी गई और गवर्नमेंट जॉब्स उनको देने की बात की गई जो ज़्यादा क्वालिफाइड थे। उसके बाद ये भी बोला गया कि जो भी जो सुनवाई होती है वो ओपन सेशन में होगी, यानी कि किसी भी तरह की जो सुनवाई है जज के सामने वो ओपन सेशन में होगी। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉज एंड वॉज प्लेस इन द कोड ऑफ लॉ, यानी कि जो समानता की जो बात कही गई, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं, ऐसी बात नेपोलियन ने अपने नेपोलियन कोड में कही। साथ ही साथ द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वॉज रिकॉग्नाइज एंड द ओनर्स अथॉरिटी ओवर द लैंड वॉज सॉलिडिफाइड एज नेवर बिफोर, सो द स्मॉल पीजन बिकम सपोर्टर्स ऑफ नेपोलियन। और जो ज़मीन है, जिस मालिकाना जिसका हक होता था, उसके लिए ऐसे कानून बनाएगा, ऐसे ठोस कानून बनाएगा ताकि उसकी ज़मीन किसी से उसकी ज़मीन कोई छीन ना सके। तो जो छोटे जो लोग थे, किसान थे, वो नेपोलियन के सपोर्टर हो गए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है ये ख़त्म होता है। अच्छा हाँ, अपने नेपोलियन ने अपने जो नेपोलियन कोड था उसके बारे में कुछ अच्छा कहा था। उसको पता था कि मेरे नेपोलियन कोड की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसने कुछ शब्द कहे थे जैसे कि माई रियल प्राइड इज़ नॉट इन द विक्ट्री ऑफ माई 40 वॉर्स, माई लॉ कोड इज़ सच दैट इट विल नेवर बी एरेज्ड एंड विल प्रूव टू बी एवरलास्टिंग। यानी कि जो उसका जो गौरव है वो उसकी 40 विजय नहीं है, बल्कि जो काम उसने अपने नेपोलियन कोड में किया है वो ही उसकी ऐसी विजय है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी, ना ही जिसको मिटाई जा सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कंटेंट पर बच्चों ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़ इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी, यानी कि जो डायरेक्टरी का शासन था उसने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की। तो यहाँ से आप लगाएंगे और यहाँ तक। अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर, आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस, इनेप्ट एंड करप्ट, इसको दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस स्प्रेड। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट आप डाल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ गई थी, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आप डाल सकते हैं कि हॉल्टेड एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो वीक, यानी कि उनकी विदेश नीति भी कमज़ोर पड़ चुकी थी। ठीक है, सो ये आपके 5 पॉइंट हो गए अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं। अगर आप पूरा एज ए पैराग्राफ के तहत लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से आंसर को कॉपी कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नेपोलियन फर्स्ट सक्सीड इन इस्टेब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स, यानी कि इसने फ्रांस में अपना जो शासन है वो कैसे स्थापित किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना लगाएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। साथ ही साथ आप इसमें ऐड करेंगे यहाँ से लेके ये वाला लाइन भी, ताकि आपका जो आंसर है वो और अच्छा और इम्प्रेसिव हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड के इम्पोर्टेंस क्या थी। तो नेपोलियन कोड्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो आपको 5 पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें से आप कोई भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। ये नेपोलियन कोड की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है कि विशेष अधिकारों को ख़त्म करना, जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो क्वालिफाइड लोगों को देना, अरेंजमेंट किए गए कि ओपन सेशन में जूरी के, और इक्वलिटी की बात की गई थी, फ्रीडम की बात की गई थी, और जो लैंड ओनर थे उनकी अथॉरिटी की बात की गई थी। तो ये सारी बात जो है नेपोलियन कोड में की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका आंसर होता है थर्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच लॉज एंड प्रोविजंस गिवन इन द नेपोलियन कोड डू यू कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वाई, यानी कि जो भी नेपोलियन कोड की जो 5 बातें आपके सामने लिखी गई हैं इसमें से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या लगता है कि जो नेपोलियन ने काम किया। सो आप अपने तरफ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँ तो जो मुझे खास लगता है, द आई कंसिडर द प्रिविलेजेस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वर डिसकंटिन्यूड बाय दिस कोड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन विच वॉज एबोलिश्ड बाय नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन द्वारा जो बर्थ राइट यानी बर्थ के जो विशेष अधिकार दिए हुए थे, प्रिविलेजेस दिए गए थे कुछ क्लास को, कुछ लोगों को जो जन्म से ही
प्रिविलेजेस थे कि वो जो विशेष अधिकार दिए थे वो ख़त्म करना मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट काम था, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था जो कि नेपोलियन ने अपने नेपोलियन कोड के तहत किया। ठीक है, क्योंकि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, नो क्लास शुड बी प्रिविलेज्ड, यानी कि किसी भी तरह की हम क्लास को प्रिविलेज्ड नहीं दे सकते, क्योंकि सभी कानून के सामने, शासन के सामने सभी जो लोग हैं वो इक्वल हैं। सो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9th की इंग्लिश मीडियम, ये कंप्लीट होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। सो आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है बच्चों तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।